Yeah, hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, Vipul, you are audible. ओके। ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से मीटिंग अब्रप्टली एंड हो गया था। चलिए कंटिन्यू किया जाए। तो कहाँ थे? चलिए अब एजुकेशन पॉलिसी देख लेते हैं। Are you able to see my screen? No, sir. Hmm? Yes, it is visible now, Vipul. Okay. So एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं। Is it my screen visible? Yes, yes. Any one else? तो चलिए अब एजुकेशन पॉलिसी आप ब्रिटिश डिस्कस करते हैं। जब ब्रिटिश का अधिकार यहाँ पे लार्ज पार्ट पे हो गया, तो अब वो एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करना शुरू किया कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए इंडिया का। तो उस समय दो विचारधारा थी, दो स्ट्रीम था। एक तो ओरिएंटलिस्ट थे और दूसरे थे जिनको कह सकते हैं एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट, ये दोनों विचारधारा के बीच में पहले नेगोशिएशन चला कि कौन ठीक है कौन गलत है, और उसके बाद भारत का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो डिसाइड किया गया और इसमें एंग्लिसिस्ट जो है वो जीत जाते हैं। इनका जो आर्गुमेंट है वो भारी पड़ जाता है और इसको हेड कर रहे होते हैं लॉर्ड मैकॉले। और इधर होते हैं जे थॉम्सन। तो इसमें क्या है, ओरिएंटलिस्ट लोगों का कहना रहता है कि जो एजुकेशन है वो सबको दिया जाना चाहिए। इंग्लिशिस्ट लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, सबको नहीं दो, जो अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उसको दो। इनका एक रेशियल बेंड होता है हमेशा, सुपीरियरिटी ऑफ रेस में बिलीव करते हैं। तो इनका कहना रहता है कि वहां दो, जो अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उसको दो, और वहां से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन से वो एजुकेशन नीचे तक पहुंच जाएगा, लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन से पहुंचेगा। इसको इंग्लिशिस्ट का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। तो ये रहता है इंग्लिशिस्ट व्यू। फिर इनका रहता है कि इंग्लिश में एजुकेशन दो। ओरिएंटलिस्ट लोगों का कहना है कि जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं उनमें एजुकेशन होना चाहिए, और जो वेस्टर्न डेवलपमेंट इन फिजिकल साइंस है वो इंग्लिश में दो। तो ये इस तरह से रहता है। लेकिन इनका रहता है कि रीजनल लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस रहता है, रीजनल कंटेंट पे ज्यादा फोकस रहता है। इनका कंटेंट भी इंग्लिशिस्ट का वेस्टर्न कंटेंट है पूरी के पूरी तरह से। और इनका जो व्यू, अब एजुकेशन देने का व्यू क्या है,
तो ओरिएंटलिस्ट लोगों का कहना है कि इंग्लिश जो है, जो ब्रिटिश हैं, वो क्या क्लेम करते हैं उस समय कि ये लोग आए हैं सिविलाइज करने, और जो ब्रिटिश हैं वो सिविलाइजिंग मिशन पे हैं। तो जब सिविलाइजिंग मिशन पे हो तो सबको एजुकेशन दो, इनका कहना है। और इनका कहना है कि सबको मत दो, और सिर्फ ऐसा हमको अब तैयार करना है मिडिल क्लास ऑफ इंडियंस, जो ब्रिटिश रेजीम है उसको आगे बढ़ाने में सपोर्ट के तौर पे काम करे। बस इतना ही पढ़ाना है, ज्यादा नहीं, क्लर्क बनाना है। जिससे क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो कट किया जा सके, क्योंकि इंग्लैंड वाले को ला के यहाँ पे जॉब दोगे तो वो ज्यादा पैसा मांगेगा, अब इधर वाले को ही दोगे तो इधर कम पैसा में ही लोग तैयार हो जाएगा। तो ये कहना रहता है इंग्लिशिस्ट और ओरिएंटलिस्ट का। तो स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? यस। हाँ विपुल, दिख रहा है स्क्रीन पे। अब जो पहला जो नीति है ये इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी में, वो है मैकॉले के द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है, और वो 1835 के अराउंड में आता है। और उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। उसके बाद जो मेन फर्दर इन एजुकेशन पॉलिसी में देख सकते हैं वो वुड्स डिस्पैच है। और वुड्स डिस्पैच है कब? ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे है, 1853 में। और इसका वुड जो है, चार्ल्स वुड है ये। चार्ल्स वुड का जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटलिस्ट है। अब ओरिएंटलिस्ट होगा तो कैसा होगा वो पहले हम बता चुके हैं। तो ओरिएंटलिस्ट होगा तो जो इंग्लिशिस्ट जो रहा होगा भी उसको क्रिटिसाइज करेगा, और रीजनल लैंग्वेजेस में ये एजुकेशन फर्दर करने का बात करेगा कि एजुकेशन जो है रीजनल लैंग्वेज में भी दिया जाए। तो वो कुछ जो नीचे वाला पार्ट है 1 to हाई स्कूल टाइप, वो रीजनल लैंग्वेज में भी वो करने का बात करता है। और फिर इसमें यूनिवर्सिटीज खोला जाता है, जिसमें 3 यूनिवर्सिटीज खोला जाता है मुख्य रूप से 1857 में। और वो होता है, अब 3 यूनिवर्सिटी खोलना है तो कहाँ ही खुलेगा, आप सोच सकते हैं, मद्रास, कलकत्ता और बम्बे। तो ये 3 यूनिवर्सिटी खुलता है। फिर इसके बाद एजुकेशन में आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन है ये 1882 में। 1882 में जो वायस राय है वो कौन है? लॉर्ड रिपन। हाँ, लॉर्ड लिटन उससे पहले आएगा, लॉर्ड रिपन 1882 में वायस राय है, 84 तक रहता है लगभग। जो इल्बर्ट बिल का जो इशू होता है उसके बाद ये छोड़ देता है, वायस राय नहीं रहता। तो ये हंटर कमीशन है। अब हंटर कमीशन में बहुत सारा सुधार किया जाता है, लेकिन आप ये सिर्फ याद रखिए कि ये हंटर कमीशन आया है जो एजुकेशन के लिए है, और ये और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक हंटर कमेटी बाद में बनती है। ये देखिए, ये यहाँ कमीशन है और ये कमेटी है। तो हंटर कमेटी जो है वो बाद में एक जालियांवाला जो बाग का जो मैसेकर है, मैसेकर ऑफ जालियांवाला बाग, उसका जांच के लिए बनती है, हंटर कमेटी नाम रहता है उसका। और जो हंटर कमीशन है वो 1882 में जो बना है वो एजुकेशन के लिए है। तो ये बात ध्यान में रखें। फिर इसके बाद और आगे देखें तो फिर लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1904 में रेलिक कमीशन आता है।
अरे भाई, रैली कमीशन, और ये रिकमेंड करता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। अब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में एक्चुअली क्या रहता है, इन लोग का जो पर्पस वो यही रहता है कि बहुत सारा जो उसमें यूनिवर्सिटियां जो होती हैं वो एक तरह से, अब यूनिवर्सिटी खोल के उसमें क्या ही पढ़ाएगा, उस समय सोच के देखिए। तो उस समय फ्रांस में क्रांति है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो सोशल साइंस में है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का रहेगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन का रहेगा, और जो भी राइट वगैरह उधर दे रहा, अब वेस्टर्न एजुकेशन दे रहा था इधर, तो वही उधर जो पढ़ा रहा था वही पढ़ाएगा। तो ये क्या बिल्ड करेगा, एक नेशनलिज्म का वो जो स्ट्रीम है, एक तरह से वो बिल्ड करेगा यहाँ के लोगों में भी कि अगर उधर ये अधिकार मिल रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं। तो उसको दबाने के लिए फिर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाता है, और क्या करता है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का संख्या कम कर देता है, प्रोफेसर का संख्या कम कर देता है, जो लगभग आजकल होते रहता है। तो उस तरीके का वो उस समय करता है, सिर्फ इसलिए कि लोग जागरूक ना हो जाएं और ज्यादा। और ये सारा किस नाम पे किया जाता है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, इस नाम पे किया जाता है कि एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, कम स्टूडेंट को लेंगे, तब स्कॉलरशिप मिलता है उसको कट कर दिया जाता है। तो ये उस समय किया जाता है, एक कर्जन के टाइम पे ये है। तो इसके बाद और भी पॉलिसीज आती है, लेकिन यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हाँ, इफ यू हैव क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। अब एक थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं, ये गवर्नर जनरल वगैरह का वायसराय कब से कब तक, ये कैसे पद जो है वो चेंज हो गया, पोस्ट जो है। तो शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होता है, फिर उसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अब गवर्नर जनरल और गवर्नर में अंतर रहता है कि गवर्नर होता है वो प्रोविंस बाय प्रोविंस, मतलब बंगाल का अलग रहता था, मद्रास का अलग रहता था, और मुंबई का अलग, बॉम्बे जिसको बोलता था उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी बाद में। फिर इसको अपग्रेड कर देता है बंगाल वाले को, और अब बंगाल वाला कहलाने लगता है गवर्नर जनरल, और ये तीनों पे हेड हो जाता है। और ये फर्स्ट बार बनता है वो होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इसके बाद गवर्नर जनरल के बाद उसमें जुड़ता है एक शब्द, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जब है तब कहाँ है, थोड़ा सा बंगाल में है इधर, और बॉम्बे का पार्ट थोड़ा सा, और इधर मद्रास, इतना ही दूर है अभी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। ये पूरा इंडिया में नहीं फैला है ब्रिटिश का रूल। अब बाद में 1835 1835 में होता है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के आते आते 85 आते आते अच्छा खासा पार्ट में रूल हो चुका होता है इंडिया में। अब नाम हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में पूरे में रूल कर रहा हुआ है वो लगभग। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब है तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब फिर क्या होता है आगे चल के, और ये अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 1857 में क्या होता है इंडिया में, सिपाही विद्रोह जिसको बोलते हैं, सिपाही म्यूटनी। और दामोदर सावरकर जो है, विनायक दामोदर सावरकर, उनका कहना है ये कि ये जो है सिपाही म्यूटनी नहीं है, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
हाँ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इनका कहना है। लेकिन 1758 में, 1858 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का क्या करना रहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म कर देता है, और अब डायरेक्ट रूल चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास। अब जब ब्रिटिश क्राउन के पास रूल चला जाएगा तो पोस्ट जो है गवर्नर जनरल का वो चेंज कर देता है और उसको वायसराय कहने लगता है। तो जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं वो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बन जाते हैं। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया हो गए लॉर्ड कैनिंग। जब लॉर्ड कैनिंग ये 1858 से और 60 तक शायद रहते हैं, इसके बाद तक जब तक भारत में अंग्रेज शासन करते हैं यानी 1947, तब तक वायसराय ही कहलाते हैं। जो सबसे टॉप जो पोस्ट होता है इंडिया में वो वायसराय होता है। वायसराय यानी इसको हिंदी में राजा का मुकुट ऐसे करके कुछ बोलते हैं, क्राउन ऑफ प्रिंसेस या क्राउन क्राउन ही शायद। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। हाँ, थैंक यू। तो ये रहते हैं। अब जो लास्ट वायसराय हैं वो हैं लॉर्ड माउंट ब्रिटेन। लॉर्ड माउंट ब्रिटेन लास्ट वायसराय हैं ब्रिटिश क्राउन के। लेकिन जब जैसे ही इंडिया आजाद होता है, तो अब इंडिया आजाद हो गया 47 में, लेकिन लॉर्ड माउंट बेटन बने रहते हैं। लॉर्ड माउंट बेटन बने हुए हैं, तो अब इनको वायसराय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो वायसराय तभी कहा जा रहा था जब इंग्लैंड का शासन था, क्राउन का शासन था यहाँ। तो फिर से पोस्ट हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर से हो जाता है वो पोस्ट। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश हैं, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं इंडिपेंडेंस इंडिया में अब बात कर रहे हैं, वो लॉर्ड माउंट बेटन होते हैं। लॉर्ड माउंट बेटन के बाद सी राजगोपालाचारी जो हैं उनको बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वो फर्स्ट इंडियन है, लास्ट इंडियन भी है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये था गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैसे होता है, फिर वायसराय कैसे होता है, फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैसे होता है, और फिर जब भारत का संविधान जब लागू होता है तब भारत में वो पोस्ट अबॉलिश हो जाता है और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट आ जाता है, और प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के। तो ये इवोल्यूशन इस तरह से है। हाँ, अब थोड़ा चार्टर वगैरह देख लेते हैं। एक्ट वगैरह क्या क्या एक्ट लाया अंग्रेज लोग का, क्या एक्ट था। जैसे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट है, वो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में आया, और उसी समय पे पीट्स इंडिया एक्ट आया 84 में, और फिर एक 86 में जब ये कॉर्नवालिस आते हैं तो थोड़ा उसमें और अमेंड किया जाता है, लेकिन जो मेन है वो यही है। और इसके बाद जो पीट्स इंडिया एक्ट है, पीट्स होते हैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, उनके टाइम पे आता है, इसलिए इसको पीट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। अब पीट्स इंडिया एक्ट के बाद अगर आप देखें तो 1858 तक द सेम टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन परपेचुएट होता है यहाँ। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे चार्टर एक्ट आते हैं थोड़ा थोड़ा अमेंड करने के लिए, टाइम टाइम पे जरूरत के अनुसार, जिसमें 1793 का है। और 1793 जो चार्टर एक्ट है वो एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग मोनोपोली का अधिकार है
उसको रिव्यू करने के लिए आते रहता था। ब्रिटिश क्राउन जो है वो रिव्यू करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ रूल कर रही थी उसको टाइम टाइम पे, उसी के लिए चार्टर एक्ट 1858 तक आते रहता है। तो 1793 में फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग मोनोपोली विथ इंडिया रहता है वो कंटिन्यू करता है। फिर इसके बाद 1813 और 20 इयर्स के लिए दिया जाता है। तो फिर 1813 का जो चार्टर है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग मोनोपोली है वो नहीं रहता है, अब इसको खत्म कर दिया जाता है, मोनोपोली खत्म हो जाता है। लेकिन दो चीज पे मोनोपोली बना रहता है। एक तो रहता है कि चाय का जो व्यापार है, ट्रेड ऑफ टी विथ इंडिया, ये रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक व्यापार है चाइना के साथ, जो मेनली था वो ओपियम का था, अफीम का। उधर अफीम वॉर लड़ते रहता है ये लोग, अलग उसका कहानी है 1842 के अराउंड में, तो उसका अलग ही है, तो वो हमको उधर नहीं जाना है। तो ये दो चीज का मोनोपोली बना रहता है 1830 वाले चार्टर में, लेकिन अदरवाइज मोनोपोली ब्रेक हो जाता है 20 साल के लिए। 20 साल के बाद फिर से 1833 में चार्टर एक्ट फिर आता है, और इस चार्टर एक्ट में जो मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो पूरी तरह से खत्म। मतलब अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, भारत में जो ट्रेड है वो ब्रिटेन से कोई भी कंपनी आके कर सकती है। ट्रेडिंग मोनोपोली पूरी तरह से खत्म है, चाय पे भी और चाइना के साथ के जो भी व्यापार है उस पर भी। इसके बाद 20 साल के बाद फिर से 1853 का चार्टर आता है, और चूंकि 1857 में रिवोल्ट हो जाता है, इसीलिए 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, क्योंकि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फिर से रिकॉन्सोलिडेट करना है, क्योंकि बहुत सारा डिफेक्ट उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ गया। तो ये यहाँ चल रहा होता है। इसके बाद अगर देखें 1858 के बाद, अब 1858 में वायसराय वगैरह का जो पद है वो चेंज करता है। फिर जो भी 1857 में जो प्रिंसिपैलिटी जो होता है, इंडिजिनस इंडियन प्रिंसिपैलिटी, वो बहुत सारा वो ये डलहौजी का जो पॉलिसी होता है, पॉलिसी ऑफ लैप्स, वो सबको छोड़ देता है। मतलब कि ब्रिटिश क्राउन का कहना रहता है कि अभी यहाँ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस तरह का पॉलिसी अब नहीं फॉलो करेगा, और जिनका जो अधिकार है वो लौटा दिया जाएगा। तो इस तरह से वो बहुत सारा उसमें चेंजेस है, वो आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अगर देखें तो बाद में, बहुत बाद में, फिर 1861 का चार्टर है, चार्टर नहीं है एक्चुअली, ये काउंसिल एक्ट है। 1861 में काउंसिल एक्ट आता है, तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल शुरू किया जाता है। फिर इसके बाद 1892 का काउंसिल एक्ट है। इसमें क्या किया जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट बहुत सारा चीज है, लेकिन जो मेन पॉइंट है इसमें वो बता रहे हैं। इंडियन जो भी सिटीजन्स हैं उनको भी इलेक्ट किया जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 1892 के एक्ट में ये आता है, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अच्छा, ये 1892 का एक्ट से पहले आप देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। 1885 के बाद 1892 आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत सारा प्रपोजल लेकर के आ जाती है तब तक, और उसमें इसी के दबाव में फिर 1892 में एक ये एक्ट आया है, लेकिन उसमें कुछ सुनता नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो अपने अनुसार बहुत सारा चीज
कंटिन्यू भी रखता है। हालांकि इससे 1882 में, इससे पहले लॉर्ड रिपन के टाइम में जो लोकल गवर्नेंस है उस पर कुछ काम होता है, लेकिन रिपन के जाने के बाद वो फिर से हॉल्टेड हो जाता है। ये 1882 वाला रिपन वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो पंचायत वाला जो आज आप कॉन्सेप्ट देखते हैं वो उसमें देखने को मिलता है स्थानीय स्वशासन। फिर इसके बाद हाँ, फिर इसके बाद 1909 में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मेनली इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया जाता है 1909 में। और फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेल्फ गवर्नमेंट का जो डिमांड रहता है उसको थोड़ा एड्रेस करने के लिए ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत नॉमिनल ये हो पाता है सुधार तो उसमें भी। और जैसे वुमेन्स को वोट देने का अधिकार, हालांकि वोटिंग राइट बहुत लिमिटेड होता है उस समय, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, लेकिन वो दिया जाता है। और प्रोविंस में जो सेंट्रल लेवल पे नहीं, एक तो सेंट्रल लेवल पे होता था गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल लेवल पे। तो प्रोविंस में दो पार्ट में डिवाइड कर देता है जो भी अधिकार है गवर्नमेंट चलाने का जो तरीका है उसको, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट बना देता है और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब रिजर्व जो है इस पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका होल्ड रहता है। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो, अब रिजर्व में क्या ही रखेगा, रिजर्व में जो पैसा वाला जो भी दीवानी का जो भी राइट है वो रखा रहेगा, और जो भी पुलिस का सिस्टम है वो सब रखा रहेगा। और इधर कुछ ट्रांसफर करता है कुछ और सब्जेक्ट जैसे स्वास्थ्य वगैरह, शिक्षा वगैरह, इस सब का कुछ कुछ ट्रांसफर करता है, लेकिन वो वैसा चीज को ट्रांसफर करता है जिसमें रेवेन्यू का जरूरत हो, लेकिन रेवेन्यू जनरेट ना हो वहां से। तो इसको कहते हैं डायरकी। डायरकी एट प्रोविंस इंट्रोड्यूस करा जाता है 1919 में। इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है, इसको डायरकी को खत्म कर दिया जाता है प्रोविंस में। और प्रोविंस में अब पूरी तरह से सरकार जो है, जो इलेक्शन के बाद बनेगी, जो 1937 में इलेक्शन होगा, तो जो प्रोविंस की सरकार होगी, गवर्नमेंट इन प्रोविंस, वो पूरी तरह से ऑटोनोमस होगी, और उसमें अब ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट वाला बात नहीं रहेगा। और वो अब डायरकी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा सेंट्रल लेवल पे। प्रोविंस ऑटोनोमस हो चुका है 1935 वाले में, और सेंट्रल लेवल पे अब डायर किया जाएगा, और यहाँ पे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट बच जाएगा। लेकिन 1937 में जो इलेक्शन है वो होना रहता है सेंट्रल में भी और प्रोविंस में भी, लेकिन सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ प्रोविंस में ही इलेक्शन होता है, जिसमें कांग्रेस का अच्छा मतलब बहुमत आता है। बहुत से राज्य में, बहुत से प्रोविंस में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करती है, मेजोरिटी ऑफ प्रोविंस में। तो ये ब्रीफ आप देख लिए जो भी एक्ट है उसको। अब थोड़ा सा और हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं किस तरह से ये 1885 के बाद आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी टाइम है क्या, 15 minutes left. So now you want to ask, you can ask if you have question. कांग्रेस अधिवेशन से कुछ जानना चाहेंगे जो हिस्ट्री में हुए थे। अच्छा बोलिए, ये शुरू करते हैं, अब कांग्रेस पे ही आ जाते हैं, क्योंकि और बहुत कुछ है लेकिन
टाइम अपने पास बहुत कम है। हाँ, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया जाता है और उसके पीछे यू जो रिटायर्ड इंग्लिश ब्रिटिश इंडिया में ये ऑफिसर होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं। ये ह्यूम, इनका पूरा नाम है एवन एवन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो हाँ, और ये जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है कहाँ, जो शुरुआत है, स्थापना, वो मुंबई में होती है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। आप लोग ये याद किए होंगे। इससे पहले अधिवेशन होना रहता है, फर्स्ट जो सेशन है कांग्रेस का वो पूना में, लेकिन पूना में उसमें प्लेग फैल जाता है, तो उसकी वजह से फिर वहां से शिफ्ट कर लिया जाता है और वो फिर मुंबई में होता है। जो फर्स्ट सेशन होता है उसके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, उसको प्रेसिड करते हैं। तो ये फर्स्ट सेशन से रिलेटेड कुछ बात था, और इसके बाद फिर स्ट्रगल शुरू होता है कांग्रेस का, और फिर बहुत बाद तक 1890s तक ये इसमें मॉडरेट फेज रहता है, और बाद में फिर इसमें स्प्लिट वगैरह होता है, किस तरह से वो हम लोग देखेंगे। तो शुरू का जो फेज है वो जैसे फिरोज मेहता हैं, और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये सब जो भी हैं वो मॉडरेट लीडर हैं। और इनका जो तरीका है वो है पिटीशन वगैरह दायर करना, कुछ सरकार के सामने पिटीशन रखना कि ये हमारा डिमांड है, इस पे आप देखिए कुछ कर सकते हैं, तो मतलब कि प्रार्थना करना, प्रेयर के तौर पे। तो धीरे धीरे रिजेंटमेंट हो जाता है, मतलब कि नाराजगी आ जाती है लीडरशिप में, और उसी में कुछ नेता उभर जाते हैं जो इनको एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है बाद में, जिसमें जिसमें लाल बाल पाल, ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल, आप लोग जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नहीं, हाँ, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और फिर इसमें और भी उसमें लीडर हैं, जैसे अरविंद घोष हैं, और भी उस समय एक्सट्रीमिस्ट लीडर और भी हैं। तो वो फेज जो है वो लगभग एंड करता है फिर बाद में 1907 में, जब स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हो जाता है। और स्प्लिट ऑफ कांग्रेस होता ही इसलिए, सूरत अधिवेशन, सूरत सेशन में 1907 में स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस में, इसी बात पे कि मॉडरेट्स लोगों का कहना रहता है कि धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका कहना है कि नहीं, हमको स्वराज चाहिए। तो 1906 में एक समझौता करने की कोशिश किया जाता है, और उस समय सेशन प्रिसीड करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को एक्सट्रीमिस्ट और जो ही मॉडरेट रहते हैं दोनों मतलब सम्मान देते हैं, इसलिए वो प्रोसीड करते हैं वहां पे 1906 का सेशन, की मतलब स्प्लिट ना हो कांग्रेस में, क्योंकि स्प्लिट होगा तो जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो हैम्पर होगा। लेकिन वो एक्चुअली इवेंचुअली हो नहीं पाता। इसमें ये जो स्वराज शब्द, ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है इधर तो 1906 के सेशन में, लेकिन फिर भी 1907 में स्प्लिट हो जाता है। और फिर इसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं उनको बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी केस में डाल करके और जेल भेज दिया जाता है। जैसे तिलक हैं, तो तिलक को मांडले जेल भेज दिया जाता है 6 साल के लिए, 1808 से 1908 से 1914 तक। फिर बाद में जब 1914 में तिलक बाहर निकलते हैं, तो 1916 में मॉडरेट लोगों को भी और जो
एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको भी समझ में आ जाता है ओवर द पीरियड कि कांग्रेस का जो स्प्लिट है उसका जो प्रभाव है वो ठीक नहीं हुआ है, और दोनों में से कोई भी जो इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है उसको आगे नहीं ले जा पाए हैं। तो उनको रहता है कि फिर से हम लोग को कांग्रेस को एक करना है। तो इसमें तिलक का बहुत योगदान रहता है उस समय पे एक करने का। और एनी बेसेंट हैं बाद में जो आयरिश हैं महिला, इंग्लैंड से आयरलैंड से आई हैं ये। तो इनका भी बहुत योगदान रहता है वो जो स्प्लिट रहता है उसको खत्म करने में। और इसी बीच ये लोग 1915 में 1916 में होम रूल लीग चलाते रहते हैं, होम रूल लीग मूवमेंट, ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर के। और फिर 1916 में जो सेशन है लखनऊ का कांग्रेस का, तो लखनऊ सेशन में फिर कांग्रेस एकीकृत हो जाती है, स्प्लिट खत्म हो जाता है। और 1916 में एक और बात होता है, लखनऊ पैक्ट जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है। अब मुस्लिम लीग जो है उसका उस समय लीडर है 1913 से ही मोहम्मद अली जिन्ना। तो इधर से मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस से तिलक वगैरह होते हैं उस समय, और दोनों के बीच समझौता होता है, लखनऊ पैक्ट इसको कहते हैं। अब कांग्रेस इस समय क्या करती है कि जो मुस्लिम लीग का जो डिमांड रहता है, जैसे 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, वो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस कर दिया रहता है। कांग्रेस का इस पे जो स्टेक है वो ठीक नहीं रहता, मतलब कि उनका कहना रहता है अपोज में से रहता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जब 1916 का वो स्प्लिट खत्म करने के लिए और समझौता करने के लिए ये मुस्लिम लीग से, वो जो मुस्लिम लीग का जो से है उस पे मान जाते हैं, उस पे मान जाते हैं। तो वो स्प्लिट भी खत्म हुआ और एक पैक्ट भी हो गया। तो यहाँ से फिर हाँ, तो ये 1916 का बात है। अब इसके आगे अगर देखें तो और भी कुछ उस समय घटना हो रही है। अब हम लोग 1919 पे आते हैं, टाइम अपने पास बहुत कम है, जितना हो पाएगा कवर उतना करते हैं। So I need by camera registration 6 first page. इसका जवाब अभी नहीं दे सकते हम, पढ़ना पड़ेगा हमको भी। तो 1919 में जो घटना हो रही है वो क्या क्या है? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला मैसेकर है। फिर उसी समय 1914 टू 1919 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ये वेट ए मिनट गाइस, एक मिनट रुकिएगा, अभी बोल रहा है विपुल थोड़ा सा।
हाँ तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 टू 1918 का है ये। तो इसके बाद क्या है कि हाँ ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोमन एम्पायर है वो फॉल कर गया है। और ऑटोमन एम्पायर फॉल कर गया तो जो अ, जो वहां का जो शासक होता था उस समय उसको बोलते थे खलीफा। तो खलीफा अब रहा नहीं और वो खिलाफत उसका जो ये अलाइड पावर्स थे जो इंग्लैंड वगैरह जीते थे वो खिलाफत को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे एक खिलाफत मूवमेंट भी उस समय 1919 के अराउंड में आ चुका होता है और उसको मोहम्मद अली और शौकत अली अली ब्रदर्स जिनको बोलते हैं वो आगे बढ़ा रहे होते हैं और फिर खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाता है। ऑल इंडिया खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको बोलते हैं उसका पूरा कभी कभी नाम ये लिखा रहता है। वो 1920 में शुरू किया जाता है लेकिन उससे पहले एक अ, गांधी के नेतृत्व में वो शुरू करने का बात होता है और वो नागपुर सेशन में ये डिक्लेयर किया जाता है जिसका प्रेसिडेंट उस समय लाला लाजपत राय होते हैं नागपुर सेशन का 1920 में। और जिन्ना जो है अपोज करते हैं इस चीज को 1920 का जो सेशन है नागपुर सेशन उसको जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन जो खिलाफत का जो मूवमेंट होता है ना उसको जिन्ना जो है अपोज करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि खिलाफत का मूवमेंट हो। लेकिन गांधी का रहता है कि चूंकि मोबिलाइज करना है लोगों को इसलिए वो इंक्लूड कर सकते हैं खिलाफत का जो मुद्दा है उसको मूवमेंट के बिल्ड करने के लिए। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में देखेंगे और आगे तो बहुत हो ही नहीं पाएगा, टाइम अब है नहीं। तो ठीक है, अगर आगे हम लोग को लेक्चर कंटिन्यू करने का मौका मिला ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे तो कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।